12 जनवरी। वक्त सुबह 8 बजे। क्या मैं तुमसे माजरत करूं? चर्च के हॉल में छाई गहरी खामोशी को सबरीची गंभीर आवाज से तोड़ा था। वो बेंच पे बैठा था। जबल उसके सामने बैठा था, खामोश सा। फिर उससे अपनी पिस्तौल मेज पे रखी और उससे घुमाने लगा। तुम्हें क्या बुरा लगा जबल? आज तक मेरे रवैये में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या बुरा लगा? जबल खान जवाब दिए बगैर अपनी पिस्तौल को बेंच पे घुमाता रहा। ऐसी खामोशी में ये जरा सी आवाज आसाब पे हथौड़े की तरह लगती थी। जबल, मुझे बताओ, मैं कहाँ कहाँ गलत था? सबरीज को चुंझलाया। उससे जबल के हाथ से पिस्तौल ले ली। मैं तुम्हारे पास दोस्त बनकर आया हूँ, एजेंट बनकर नहीं। क्या तुम अब भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करोगे? तुम सुल्तान के कहने पे आए हो। जबल ने बेतासुर अंदाज से पूछा। मैं 29 साल का हूँ जबल। तुम्हें लगता है कोई दोस्त मुझे किसी भी काम के लिए मजबूर कर सकता है? सुल्तान ने मुझसे 10,000 बातें और भी कही हैं। क्या मैंने सबकी सब मान ली? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम। वो बोलते बोलते रुका। जबल की आंखों में देखा। सारा बचपन 1 मिनट में आंखों के आगे घूम गया। तुम दोस्त हो मेरे, भाई भी। हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। जबल, तीसरा आया था जबरीज। हमारे दरमियान तीसरा हमेशा तुम लाए थे। कई साल बाद उससे अपने दोस्त से पहला शिकवा किया था। रुको मत, कहते रहो, मैं सुनना चाहता हूँ। जबरीज संजीदगी से बोला। तुमने जब जावर घर छोड़ा तब हाँ, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। लेकिन क्या तुम अंधे थे? तुम्हें लोगों की नजरों में हकारत और नफरत नहीं दिखती थी? तुम्हें निकाले जाने का मतलब नहीं पता था? सिर्फ इसलिए तुम अंधे बन गए क्योंकि तुम्हारे सामने वाला तुम्हारा बाप था। और मैं इससे चुप रहा क्योंकि तुम्हें उनसे अंधा इश्क और इतबार था। तुम इससे चुप रहे क्योंकि तुम्हें हमारी दोस्ती पे इतबार नहीं था। तुम्हें लगा तुम मुझे कुछ बताओगे और मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगा। कह दो ये झूठ है जबल। वो जो शिकायत का पलंदा लिए बैठा था, उससे पहले ही बात में अपनी सारी बाकी की शिकायत भूलने लगी थी। मैं इससे नाराज नहीं था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं इससे नाराज था कि तुम मुझे दोस्त क्यों नहीं समझते। हमारे दरमियान से वो क्लास का फर्क कभी गया ही नहीं था। खैर, उस वक्त हम बच्चे थे और बच्चे गधे होते हैं। हम दोनों की गलती थी, मेरी 70% और तुम्हारी 30%। इसी आगे बढ़ो और मेरे बाकी कसूर गिनवाओ। वो रसान से कह रहा था। तुमने इस्लामाबाद में दोस्त बनाए, फिर लंदन चले गए। अगर तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल आता तो ये सब ना करते। तुम्हें दोस्त नहीं बनाने चाहिए थे, तुम्हें सिर्फ मेरा दोस्त रहना चाहिए था। सबरीश ने तासुब से नफी में सा हिलाया। वो वाकई 11 साल का बच्चा लग रहा था। वो तो वाकई आगे नहीं बढ़ सका। यानी तुम कह रहे हो कि मैं एक एबनॉर्मल इंसान रहता? मैंने तुम्हारे बाद दोस्त नहीं बनाए। क्या मैं एबनॉर्मल हूं? वो तुर्की बतुर्की बोला। बिल्कुल हो। वो सफाई से बोला। दोस्त जिंदगी का हिस्सा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। ये बात हमें कबूल करनी होगी। कई बार कुछ दोस्त हमसे दूर चले जाते हैं। किसी को पढ़ाई के लिए जाना होता है, किसी को शादी के लिए, किसी की मजबूरी और कुछ किस्मत ले जाती है। उन्हें रिप्लेस करते रहना चाहिए। जो चला गया वो चला गया। माँ बाप जब अपने बच्चों को खो देते हैं तो क्या वो दोबारा बच्चे पैदा नहीं करते? क्या वो अपने मौजूदा बच्चों को छोड़ देते हैं या फिर उनका ख्याल रखना छोड़ देते हैं? जिंदगी में कई लॉस ऐसे होते हैं जो जीना सिखा देते हैं। दोस्त छोड़ जाए, रूठ जाए या बिछड़ जाए तो सोचना चाहिए वजह क्या थी। अगर खामी उनमें थी तो उन जैसे लोगों से दोबारा मिलने से इज्तनाब करो, और अगर तुम में थी तो दुहामी दूर करो। जो रह गए हैं वो माले गनीमत और इनाम है, उनका ख्याल करना चाहिए ना। उससे जबल के गिर्द बाजू फैलाया जिससे वो झटक चुका था। बीवी नहीं हो तुम्हारी, दूर रहो। रह जाने वालों में हम खुद भी होते हैं, अपना ख्याल भी रखना चाहिए। तुमने क्यों नहीं रखा? उससे बात वहीं से शुरू की। तुम इतने साल बाद आकर मुझे इस तरह इल्जाम नहीं दे सकते। यानी मैं जो कहूं वो रदी। वो भी भर गया। सबरीश ने कराकर आंखें बंद की। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसे इस वक्त सही गलत ना बता रहा होता। एनर्जी नहीं है यार मुझ में। दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं, पूरा जिस्म जख्मी है और प्लेन डूब चुका है। इस वक्त मैं 0 पॉइंट पे हूं, फिर भी यहां बैठकर तुम्हें ये सब समझा रहा हूं क्योंकि तुम दोस्त हो मेरे। वो बोलते बोलते रुका, लंबा गहरा सांस लिया। दुनिया ने दोस्ती के बारे में गलत मयार बना रखे हैं। उन मयारों से आगे निकल कर देखो तो दोस्ती सुकून है। दोस्त के पास वापसी दिल से होती है। उसके पास दुख दर्द सुनाने दिल से आया जाता है। गधे हैं वो लोग जो कहते हैं दोस्त से कैसा पर्दा, दोस्त से कैसी बाउंड्री। गलत कहते हैं। दुनिया ने दोस्ती के बारे में बड़े गलत मयार बना रखे हैं। उन मयारों से आगे निकल कर देखो तो दोस्ती सुकून है। दोस्त के पास वापसी दिल से होती है।
उसके पास दुख दर्द सुनाने दिल से आया जाता है। गधे हैं वो लोग जो कहते हैं दोस्त से कैसा पर्दा, दोस्त से कैसी बाउंड्री। गलत कहते हैं। कुछ चीज़ें इंसान दोस्त को भी नहीं बताता और उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ हुदूद दोस्तों के साथ भी होती हैं और उन्हें पार नहीं होना चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, शुरू से था। अगर मैंने जुबान से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, तो अमल से हर बार कहा है। मुझे तुम्हारे अमल की ज़रूरत नहीं थी। सच ये है कि तुमने मुझे छोड़कर हर दफ़ा अपने खानदान को फोकियत दी। तुम इस वक्त भी उन्हें यहाँ से जाने दे रहे थे। तुमने मेरे 4 साल के प्लान को हाँ करते हुए कुछ नहीं सोचा। तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर उनके साथ जा रहे थे। वो चीख रहा था। एक जहर जो उसके अंदर कई सालों से भरा था वो निकल रहा था। मैं हर दफ़ा इंतज़ार करता रहा कि तुम कभी मेरे दोस्त बनकर आओ, मगर नहीं आए। तुम कभी एक गिल्टी बेटे की सूरत वापस आए थे, तो कभी अपनी वजह से तुम मेरे लिए कभी नहीं आए। तुम मेरे लिए कभी नहीं रुकते और फिर तुम कहते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसका तनफ्फुस फूल गया था। चेहरा सुर्ख और गर्दन की नसें फूल गई थी। आंखें अंगारे की मानिंद दुख रही थीं। उनमें हल्की सी नमी भी थी। मेरे बाप ने ऐसे कई जावर घर दबा किए हैं। तुम्हें लगता है कि जबरी शाहनवाज ऐसा मसीहा है कि वो जावर खड़ की हिदमत करने निकला है? एक लम्हे को उसकी जबान को लकवा सा लगा हो, जैसे जिन लोगों को चिताने की आदत ना हो उनसे इजहार बेहद मुश्किल होता है। हाँ, मैं अपने बाप के लिए आया था, लेकिन जावरगढ़ आया क्योंकि ये मेरे दोस्त का गांव था। मैं तुम्हारी मुश्किलात कम करना चाहता था। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मुझे लगा मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस हवेली को अपनी हवेली समझता था। बचपन के सारे वादे निभाने मैं आया था जबल, लेकिन इस कहने और ना कहने ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। उसने जबल को देखा और अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े। मुझे माफ़ कर दो और दोस्तों पे इतबार करना सीखो। मैं हर दफ़ा कह नहीं पाऊंगा, लेकिन ये यकीन रखना सीखो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सड़ा हुआ आदमी, कम कहने वाला, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए यही हूँ। जबल ने धीरे से उसके जुड़े हुए हाथ जुदा किए। वो ये तो नहीं चाहता था, हर ये सही। कई लम्हे उनके दरमियान खामोशी रही। धुंधला माजी था जो छुटकर साफ हो गया था, मगर वो अभी ये मानने वाला तो नहीं था। तुम ये सब अब क्यों क्लियर कर रहे हो, ताकि मैं उन्हें जाने दूं? सबरीज अब मुस्कुराया था। नहीं जबल, नहीं। चाहे तुम्हें लगता हो, चाहे किसी और को, लेकिन तुम मेरे बगैर और मैं तुम्हारे बगैर सिर्फ इंसान है, मास्टरमाइंड नहीं। तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे प्लान के टेढ़े ना होने पे शक भी नहीं करूंगा। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारा प्लान वंडरलैंड लाने के बाद कुछ और हो सकता है, इसलिए मैंने अपने खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी। जबल हैरान नहीं हुआ, बस सुनता रहा। आज सुबह स्किपर उन्हें लेने आ जाएगा। यहाँ आने से पहले मैं उसे पैगाम भेज कर आया था। यानी तुमने शुरू से उनके मामले में मुझ पर एतबार नहीं किया था। दोस्तों के मामले में किसी तीसरे पर एतबार नहीं किया जाता। मैं अपने मामले में तुम पे एतबार कर सकता हूँ, उनके मामले में सिर्फ खुद पे। सबरीज कहकर खामोश हुआ, मगर जबल हनूस उसे देखता रहा। कुछ था जो वो खोज रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? बीवी हूं क्या तुम्हारी? वो चिढ़ गया। तुम क्या छुपा रहे हो? तुमने मुझे ये तासुर दिया कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करके बैठा हूं, लेकिन तुम एक दूसरी गेम खेल रहे हो। तुम टाइम ले रहे थे ताकि तुम अपने दोस्तों को ये तासुर दे सको कि वो मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुके हैं, और अब तुम यहाँ हो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझसे मामला तय कर सको। अब कौन सा ट्विस्ट बाकी है? सबरीज गर्दन झुकाकर हंस पड़ा, महसूस अंदाज में, बेहद खुशी से। उसका चेहरा तमतमा रहा था। सर्कस में हर एक को लगता है कि खिलाड़ी तो वही है। रस्सी पे चलने वाले को लगता है अवाम उसकी वजह से आती है। रक्स करने वाले को लगता है ये रौनक उसी की है। शेर हाथी के सामने करतब करने वालों को लगता है सर्कस उनके दम से है, जिंदा है। लेकिन सर्कस का बादशाह जानते हो कौन होता है? कौन? सर्कस का मालिक। सबरीज चमकती आंखों से कह रहा था। वो जिसे एक अलग ही दुनिया बनाई, जिसे हर एक को एक कहानी सुनाई, उम्मीद दी, उसे बताया कि सर्कस तुम्हारी वजह से है। बस जाहिर सर्कस का मालिक पर्दों के पीछे होता है। ये उसकी कीमत होती है जो उसे तख्त के लिए चुकाई होती है। वो उन्हें बता रहा था कि इस सर्कस में वो तमाम लोग कठपुतलियां थे। उसके करतब करने वाले, उसके फनकार, उसके अदाकार, और वो हुक्म का इक्का, मास्टरमाइंड जो उन सब के दिमागों पे हुकूमत करता था। वो हुकूमत कर सकता था क्योंकि ये फ़न उससे आता था। तुम्हारी इस सर्कस में मैं कौन हूं? सुरमाई आंखें गहरी भूरी आंखों में गाड़ कर सवाल हुआ। जादूगर। जादूगर। वो दोनों एक साथ बोले थे। क्योंकि जादू इल्यूशन है, क्योंकि जादू कहानी है। जबल तिलिस्मी लम्हे के ज़ेर असर बोला। जादू लोगों को बांध कर रखता है, सहरजद कर देता है,
जादू बाज़ाते खुद कहानी है, किस्सा है, जादू बका है। तुम मेरे जादूगर हो जबल, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। तुम एक बार फिर मुझे बोतल में उतार रहे हो। जबल हंसकर बोला। तुम बाहर निकलने का फन भी तो जानते हो। जबल गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ, अपना हाथ सबरीज की तरफ बढ़ाया। कसावटें धुल चुकी थीं, जो पीछे था वो साफ था। चलो, तुम्हें तुम्हारे खानदान के पास छोड़ कर आऊं। ताने देना नहीं छोड़ोगे तुम? उससे हाथ उसके हाथ में दिया। जबल ने उसे मजबूती से थाम लिया। साथ में ऐसे नमूने रखोगे तो ताने ही दे सकता हूं। वो उससे लिए दरवाजे की तरफ जा रहा था। हमारे खानदान में इजाफे की जरूरत है, तुम शामिल होना चाहोगे? मैं पैर में रस्सी बांधकर खुदकुश करना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम कितना जलते हो मेरे खानदान से। दरवाजे के पास रुककर वह तासुब से बोला। शुक्र करो सिर्फ जलता हूं, वरना ये सब लोग इस काबिल है कि उन्हें जिंदा जलाया जाए। वो दरवाजा खोल रहा था। कोई तो होगा जिसके लिए तुम्हारा दिल नरम पड़ता होगा। दरवाजा खुल गया। मान उसकी नजर जीनों के एहतमाम पे एक साथ बैठे सुल्तान और सुखरूख पे पड़ी। वो एक साथ हंस रहे थे। एक लम्हे के लिए उसकी निगाहें बदल गई। उनमें कुछ डर आया। फिर जबल ने नजरें फेर ली। चेहरे की बशाशत रूठ गई थी। अब उसके लिए भी दिल सख्त करना सीख लिया है। वो धीरे से बोला। सबरीज की मुस्कुराहट गायब हुई। उसे एकदम कुछ याद आया था, बहुत कुछ, एक साथ। शादान अपनी जगह से उठकर ऊपर की तरफ आने लगा। उसे सबरीज को वापस नीचे लाना था। मुझे तुम्हारा प्लान सुनना है सुल्तान सफदर। जबल अजलाल खान अपनी जगह खड़े खड़े बोला था। तहखाने की दीवारों से उसकी आवाज़ गूंजकर एक करताज सा पैदा कर गई। सर्किस का मालिक अब मदारी के कंधों पर हाथ फैलाए जा रहा था। चेहरे पे वही आमियाना तासुर थे। जादूगर का खेल अब शुरू हुआ चाहता था। 12 जनवरी रात 10:30 बजे। चर्च के अगबे हिस्से में 2 कामत दरख्त थे और उन दरख्तों के नीचे बेंचेस रखे थे, जो कि उस वक्त बर्फ से अटे पड़े थे। बेंचेस पे बर्फ की दबे सही जमा थी। ऐसे ही एक बेंच पे उस वक्त सुल्तान सफदर और जबल अजलाल खान बैठे थे। आसपास कुछ और मर्द भी खड़े थे, जो गांव के मोअज़्ज़िज़ तरीन घरानों के सरबराह थे, और जबल खान उनकी मौजूदगी में ही कोई फैसला लेना चाहता था। वो सुबह के वक्त प्लान सुनने पे अपनी रजामंदी देकर गया था, और उसकी वापसी इस वक्त हो रही थी, जानबूझकर या फिर किसी मसले के तहत। मगर वो उन्हें सिच कर रहा था, और वो बहुत ज़्यादा कर रहा था। मगर वो भी बेबस थे, और वही रहे। बेंच पे उसके सामने बैठते हुए सुल्तान काफ़ी देर तक बोलता रहा। जबल और बाकी लोग उनसे सुन रहे थे। बिलाशुबा वो बोलने और सहजत करने का हुनर जानता था। वहाँ खड़े उन तमाम अफराद के दिल में उसके लिए जो नफ़रत और बदगुमानियाँ थीं, वो गो के ख़त्म ना हुई थीं, मगर उनके आगे एक सवाल निशान ज़रूर लग गया था। हसन सुल्तान ने उसे प्लान की जगह पे एक राय दी थी, जिसे अब वो एक कहानी बनाकर पेश कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता ये प्लान रद्दी है? सुल्तान कहकर खामोश हुआ तो जबल ने एक बेलाग सा तबसरा किया। तुम और तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी क्रिमिनल नहीं है। तुम जो कह रहे हो वो एक बहुत बड़ी बात है। तुम क्रिमिनल पैदा हुए थे, जबरीज हैकर पैदा हुआ था, या फिर हम सब इतने अच्छे थे जो इस वक्त यहाँ बैठ के तुम्हारे छोटे से गांव की बात करते, इसकी तरक्की की ख्वाहिश करते। वक्त का कासा एक बार पलट जाए तो कौन क्या है ये याद नहीं रहता जबल। वो रसानियत से कह रहा था। जो कुछ हमने यहाँ झेला है वो हमारी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा था। हम यहाँ आते वक्त मुख्तलिफ थे और यहाँ से जाते वक्त बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें लगता है तुम हमें आज़ाद कर रहे हो, जबकि इस दुनिया से बाहर निकलकर हम कैद होने वाले हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ 6 दिन नहीं 6 सदियाँ गुजार कर जा रहे हैं? मैं तुम्हारी करेक्टर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उससे हाथ चलाया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे में इंटरेस्टेड हूँ। तुम यहाँ वापस आओगे, मैं क्यों और कैसे ये बात मान लूँ? हम तुम्हें एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके दे देते हैं। अगर हम यहाँ से बाहर निकलकर मुकर गए तो तुम उन्हें लीक कर देना। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लोग अमीरों की गलतियाँ भूल जाते हैं। एक और पेशकश शर्त। सुल्तान सफदर ने गहरी सांस ली। वो वाकई एक खर मगज से टकरा गया था, या शायद उस इंसान से जो उसके जितना ही ज़हीन था, और ज़हीन लोगों की नाक बहुत ऊंची होती है, वो अपने सामने अपने अक्स को भी नहीं देख पाते। तुम क्या चाहते हो जबल? मैं इस वक्त यहाँ तुम्हारी कैद में बैठकर सवाए वादों के अगर कुछ दे सकता हूँ तो बताओ मुझे। जबल ने सोचने की अदाकारी की, फिर अपना मोबाइल जेब से निकाला और उसके आगे किया। सुल्तान ने एक नज़र उस मोबाइल को देखा, फिर उसे। अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ भी बातें वहाँ। उससे अपनी पुष्प पे लगे एक दरख्त की तरफ इशारा किया, जहाँ नन्हा सा कैमरा चकमका रहा था। रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी बात से मुकर गए तो मैं इसे लीक कर दूंगा। इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। उससे कनखियों से मोबाइल की तरफ इशारा किया। सुल्तान ने ना चाहते हुए मोबाइल उसके हाथ से ले लिया।
जहाँ एक वीडियो थी। वीडियो पे प्ले का बटन दबाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई उसकी रंगत सुर्ख होती गई, हाथ की मुट्ठी भींचती चली गई। ये उनके तहखाने में बैठकर अपनी अपनी करप्शन, फ्रॉड, धोखाधड़ी और मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी कामों के बारे में बातचीत की वीडियो थी। फटे पुराने कपड़ों और चेहरे पे लगे जख्म उन्हें विक्टिम बना सकते थे, लेकिन उनके मुंह से निकलता जहर उन्हें बेवक्त मौत दे सकता था। वो मुठियां भींच कर ही रह गया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? सुल्तान ने उससे मलामत करनी चाहिए। मैं और मेरे दोस्त अपना करियर एक तरफ करके तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूं, क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्त यहां से बाहर निकलते ही दुनिया को जो चेहरा देखोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहोगे। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुम जैसे घटिया आदमी के साथ काम करूंगा। जबल मुस्कुराया। सिर्फ काम नहीं, तुम मेरे अंडर काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा बॉस मैं हूंगा। वो खड़ा हुआ, पश्तों में अपने दाएं बाएं खड़े लोगों से इस फैसले के मुतालिक राय मांगी। वो मुत्तफिक थे। एक गहरी सांस फिसा के सबूत करते हुए वो सुल्तान के साथ चर्च के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। सावरघर से बिलाहिर नफरत के बादल छुट रहे थे। 13 जनवरी, वक्त रात के 12:30 आसमान पे छाए से बादल एक होका आलम पैदा किए हुए थे। पूरे चांद की रात थी। रोशनी ने सावरगढ़ का कोना कोना मुनव्वर कर रखा था। सुल्तान उस सहहाने में खड़ा अपने साथियों को जाने की खुशखबरी सुना रहा था और बिलाखिर उन सबकी आंखें वाकई खुश थीं। बिलाखिर वो आज़ाद होने वाले थे। वो पांचों लोग अपनी ज़िंदगी के 50 सालों तक उन चंद दिनों को नहीं भूल सकते थे, ये तय था। हंसला जबलहान के साथ खड़ी थी। शादान ने उसे देखा, फिर चंद लम्हे देखता ही रहा। यहाँ रहना अगर मौत थी तो यहाँ से जाना भी हयात नहीं था। उसकी आंखों में उमड़ती नमी को देख हंसला ने उसकी हथेली की तरफ इशारा किया था। शादान ने बिला इरादा अपना हाथ देखा और फिर बेयकीनी से नसें उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट सबत किए खड़ी थी। शादान की कलाई पे एक ईमेल एड्रेस लिखा था। ये यकीनन हंसला का काम था, लेकिन जिस चीज़ से उसे हैरत में मुब्तला किया था वो सिर्फ 2 लफ्ज़ थे। सिर्फ 2 लफ्ज़। शादान ने एक नज़र हंसला को देखा, बेचारगी से, खफ़त से। आह! उसे पश्तो नहीं आती थी। फिर उससे ज़बरीश को देखा। हाँ, उसे तो आती थी, लेकिन शादान को थोड़ी गैरत भी आती थी। अपने साले से उसी की बहन का लिखा हुआ एज़हार पढ़वाना थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो जाता, और शादान फ़िलहाल इतना मॉडर्न हुआ नहीं था। उसकी दूसरी उम्मीद सुल्तान सफ्दर था। सुल्तान जो ज़ुखरूफ का बैग उससे पहना रहा था। शादान ने उसे कोने से खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अपनी हथेली उसके आगे खोल दी। सुल्तान ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रख लिया। ओ माय गॉड, इजहार मोहब्बत? आहिस्ता बोल, उसके भाई सुन लेंगे। उसे सुल्तान के पैर के ऊपर फूट रखा। सुल्तान ने ओके ओके कहते हुए धीमी आवाज़ कर ली। फिर गौर से उसकी हथेली पे लिखे अल्फाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा ना? आएगा भी कैसे? मुस्तकबिल की डॉक्टर जो है, वो अगर डॉक्टर है तो मैं भी उसका नर्स हूँ। लिखा है। वो उसके कान के पास झुका। मेरी जान, आई एम सॉरी। फुप्पो ने सोते हुए अंगूठी पहना दी। भाई मजाक मत कर, इधर जान पे बनी है। मेरा मोबाइल भी नहीं, वरना गूगल पे ट्रांसलेट कर देता। अच्छा दिखाओ, अब जरा गौर से पढ़ता हूँ। वो अब के दोबारा गौर से उसकी हथेली देखने लगा। लिखा है, जान आई एम सॉरी, खेल खेल में कजिन के साथ कबूल है कर दिया। जान, मेरा जिस्म अगर वहां होगा तो रूह तुम्हारे पास होगी। यार मत करो यार। शादान पूरी तरह खाइफ हुआ। सही पढ़कर दे क्या लिखा है। लिखा है, मेरा फेवरेट टाइम पास। शादान की बाँछें खुल गईं। उसका बस नहीं चलता था दिल पे हाथ रखकर फर्श नशीन हो जाए। हंसला का बस से चलता था उसका गला दबा दे। वो दुनिया का पहला मर्द था जो अपनी मोहब्बत का इज़हार रे मोहब्बत अपनी दोस्त से बढ़वा रहा था। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी। कंधे पे बैग टांगे ज़ुखरूफ ने उससे ज़रा फासले पे खड़े जबलहान को देखा। वो ज़बरीर से कुछ कह रहा था। दोनों तेज से इस बात कर रहे थे। वो उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकी। उससे एक नज़र सुल्तान को देखा और मुस्कुराई। वो भी उसके साथ मुस्कुराया था। अपनी शक्ल देखो सुल्तान, शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ख्याल मेरा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस चेहरे के साथ फोटोशूट कैसे होगा? ज़ुखरूफ ने गहरी सांस ली। मुझे जबल से कुछ बात करनी है। हालांकि वो इस काबिल नहीं है। वो उसे देखते हुए बोला। वो मेरे साथ अच्छा रहा है। मेरे जेलस होने का अच्छा है। उसकी बर्चिस्तगी से वो महसूस हुई। मुझे फिर भी उससे बात करनी है। साफ साफ कहो, सुनती तो मैं किसी के बाप की भी नहीं। वो मस्सूई हफ़ी से बोला, फिर सामने से हटकर उसके लिए बाजू फैलाया। जाइए मैडम, आपको सुल्तान की तरफ से यूं भी बहुत ज़ेर आयात हासिल है। एक और सही।
वो मुस्कुरा रहा था। सुखरू भी उसके साथ मुस्कुराई। अब वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास आकर रुकी। उससे किसी ख्याल इल्हाम के तहत मुड़कर देखा। उसके सामने खड़ी थी। उसके दिल में एक टीस उठी, मगर होंठ मुस्कुराहट में ढल गए थे। यहाँ आते वक्त तुम मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगे थे, और यहाँ से जाते वक्त तुम सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। नाइस टू मीट यू जबल अजलाल खान। वो मुस्कुराते हुए सादगी से कह रही थी। जबल ने सर के खम से शुक्रिया अदा किया। जाहिर है मैंने आपके थप्पड़ और मुक्के बर्दाश्त किए हैं। सुखरू हंस पड़ी। जबल भी हंसा था। तुम्हारा फेवरेट हॉस्टेज कौन था जबल? कम अज कम आप नहीं थी। बाखुदा मुझे सबसे ज्यादा तंग आपने किया, और इस डेट शॉन्ट्रे ने। उससे बाकायदा उंगली उठाकर सुल्तान सफदर की तरफ इशारा किया। वो इतना बुरा भी नहीं है। बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोगों से डरना चाहिए। खैर छोड़े, आप जाने से पहले कहवा पीना चाहेंगी? नहीं, वैसे मुझे तुम्हारा कहवा याद आएगा। आ जाइएगा जावरखड़। फराख दिली से कहा, ताकि तुम मुझे दोबारा किडनैप कर सको। लाहौल वला। उससे हंसे कानों को हाथ लगाया। मैं कोई पेशावर मुजरिम थोड़ी हूँ। शौकिया तो हो, क्या मालूम उस दिन तुम्हारा शौक फिर जाग जाए। जबल अब भी हंस रहा था। वो आखिरी बार इतना खुलकर कब हंसा था उसे याद नहीं था। उसकी हंसी वाकई दिल फरेब थी। मैं कसम खाता हूँ दोबारा आपको किडनैप नहीं करूंगा। ना आपके सर पे गन रखूंगा, ना बहराम को आपका हाथ जलाने दूंगा, और ना आपको मैनिपुलेट करूंगा। अब बताएं, अब आएंगी आप? सीने पे हाथ बांधकर उसकी आंखों में झांक कर सवाल किया। वो चाहता था वो आए। हरगिज़ सही, जावरखड़ में मैं मिसफिट हूँ। तुम इस्लामाबाद आना, और अगर कोई केस वगैरह करना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। जबल की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। आप मेरा केस नहीं लड़ सकेंगी। मैं शहर के बेहतरीन वकीलों में शुमार होती हूँ। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें कोई गवाह मुद्दई मकतूल नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसे माफी दे दी जाती है। मेरा केस भी कुछ ऐसा ही है। सुखरूफ चंद पल उसे देखती रही। वो उस बुरे वक्त को भूल भी नहीं सकती थी, लेकिन वो जबल खान का एहसान भी नहीं भूल सकती थी। अगर वो ना आता तो वो गोली उससे ख़त्म कर चुकी होती। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, वो ममनून थी। क्या कहूँ, ये तो मेरा फर्ज था। मुस्कुराते हुए बोला तो सुखरूफ भी हंसी। मेरी वजह से आपने जो तकालीफ देखी, मैं उन सब चीज़ों के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। हालांकि तुम नहीं हो। फॉर्मेलिटी भी कोई चीज़ होती है खातून। वो हफीज से बोला। अब अगर तुम्हारा फर्ज फॉर्मेलिटी कर सब हो गया हो तो हमें छोड़कर आ जाओ। हसन सुल्तान ने बिलागिर मुदाखलत को अपना कानूनी फर्ज समझा। उनके दाएं तरफ आकर खड़ा हुआ था। वह कंधे पे चेहरा धुला धुलाया, यूं जैसे नानी के घर जाने को कोई बच्चा तैयार होता हो। हाँ, बस उसकी माँ ने मारते वक्त हाथ हल्का नहीं रखा था। मेरा फेवरेट हॉस्टेज हसन सुल्तान था। जबल उसे देखते हुए बोला था। हसन ने एक बेनियाज सी भरी निगाह उस पे डाली। सुखरू का हाथ पकड़ा। और वो बात बताओ जो मुझे मालूम ना हो। क्या शान बेनियाजी थी? क्या गरूर था? जबल हाथ उसे देख कर रह गया। जहाँ जाओ वहाँ फैंस, तंग आ गया हूँ मैं तो। और कुछ देर बाद वो तमाम लोग कंधे पे बैग लिए, लड़खड़ाते कदमों, दुखते पैरों, जख्मी जिस्म की उठती टीसू को सहते हुए तहखाने के सीने चढ़ रहे थे। यहाँ आते वक्त वो खौफ लाए थे, यहाँ से जाते वक्त कंधे हल्के थे, और बायक वक्त शायद भारी भी। बाबे तहर कई बार भलाइयों के लिए खुलते हैं, तस्कीन के लिए भी और हिदायत के लिए भी। तहर के इस बाब ने उनकी ज़िंदगी 360 डिग्री पे बदल कर रख दी थी। बहुत कुछ खोकर वो बहुत कुछ पा चुके थे। जीप में बैठे हुए वो खामोश नजरों से आसपास देख रहे थे। लोगों की आंखों में हकारत कम हो चुकी थी। वो नफरत उम्मीद में बदल चुकी थी। गलियों से गुजरते हुए वो बेखौफ थे। उनके आगे पीछे कई जीपें थीं। लोग उन्हें छोड़ने जा रहे थे। उन 5 लोगों को जिंदगी में बेतहाशा सताइश, रुतबा, मुकाम, इज्जत मिला था, लेकिन आज जो कुछ मिल रहा था वो उन्होंने कमाया था, और उस कमाए हुए पे उन्हें फ़ख्र था। मैदान फिर से वही था, और उसके बाहर एक पुल। यके बाद दिगरे वो सब जीप से उतर आए। बर्फबारी थम चुकी थी, मगर आसमान की स्याही और चमकता चांद उस वक्त अमावस की किसी स्याह रात का सा तासुर रखती थी। लोगों का एक हुजूम था जो एक तरफ खड़ा उन्हें देख रहा था, दूसरी तरफ सुल्तान, सुखरूख, हसन, शादान और जबरीश थे। जबल जबरीश के साथ खड़ा था। ये एक अलविदा था। ये वाकई अलविदा था। दफातन हर ओर शोर समझ गया। पुल की दूसरी तरफ से 20 की तादाद में गाड़ियां उस तरफ आ रही थीं। गाड़ियों में मुसल्ला अफराद सवार थे। 7 पुलिस की 2 गाड़ियां भी थीं, जिनके सायरन बज रहे थे। मजमे में बेचैनी सी फैल गई। लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। वो 4 लोग कभी
लोगों को देखते थे और कभी दूसरी तरफ गाड़ियों को, पुलिस को, और गाड़ियों से उतरकर उनकी तरफ आते अफराद को। बस एक सुल्तान सफदर था जो यक तक पलक झपके बगैर सामने खड़ी सफ़ेद रंग की गाड़ी को देख रहा था, जिसके हरकत करते टायर अभी पूरी तरह रुके नहीं थे, मगर कोई था जो चलती गाड़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। सुल्तान सफदर जहाँ था वहीं थम गया। अंदाज से अलग थे, हकीकत सहजाना निरी असलियत थी। गाड़ी से उतरने वाला मर्द सिराज सफदर था। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं, उसकी नसें दीवानावार किसी को तलाश कर रही थीं। आसपास लोग बिखर गए थे। पुलिस ऑफिसरान ने चारों तरफ से इलाके को घेरना शुरू कर दिया था। सिराज सफदर की मतलाशी निगाहों को बिलाखिर वो मंजर दिखा जिसके लिए वो दीवानावार हर कश्ती चलाकर यहाँ तक आया था। उस रश, शोर, इंतशार और हंगामों के दरमियान भी अपने भाई को देखकर उसे बेतहाशा सुकून मिला। सुल्तान सफदर, उसका भाई, वो उसके सामने खड़ा था, जिंदा, सलामत। एजेंट ने उसे झूठ बोलकर बुलाया था। क्या उसके भाई की जिंदगी वाकई खतरे में थी? जो भी था, वो उस इंसान के लिए आ सकता था। बाबे तहर के इस बार भी सुल्तान की नज़रें एक लम्हे के लिए भी उससे हट नहीं सकी थी। सिराज ने लम्हे के 1000वें हिस्से में अपने तासुरात कंपोज कर लिए। वो अब आगे आ रहा था। हर हर कदम मौत जैसा था, हर कदम हयात जैसा था। उसकी आंखों के आगे कई टूटे बिखरे मंजर थे। तुम चाहते हो तुम मेरे भाई को एक कैदखाने में रखो और मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूं? दिमाग खराब है मेरा? सिराज सफदर उर्फ स्किपर अपने सामने सोफे पे बैठे सबरीज पे गुर्रा रहा था। ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है। मैं बाकी 3 लोगों के खानदान को झेल सकता हूँ, लेकिन इस पूरे प्लान में मैं आपको डबल क्रॉस नहीं कर सकता। मेरे भाई को अगर हाथ भी लगाए तो मैं तुम्हारा खानदान तबाह कर दूंगा सबरीज। भूलो मत, तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी, आवाज़ अब गुर्राहट में तब्दील हो रही थी। मैं अपने खानदान की हिफाजत करना जानता हूँ स्किपर, सो अपनी धमकियाँ आप किसी मजलूम के लिए संभाल कर रखें। वो बेलचक अंदाज से बोला। उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा मैं उसे सही सलामत आपके पास ले आऊंगा। सही सलामत? माय फुट। मेरा भाई मर गया तो क्या लानत भेजूंगा तुम्हारे प्लान पे? मौत को आप और मैं टाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप वाकई इस प्लान में मेरी मदद नहीं कर सकते तो इट्स ओके। आज के बाद आप एजेंट को नहीं जानते। तुम मुझे धमका रहे हो। मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? तुम आज जो भी हो मेरी वजह से हो। वो रोनियत से बोला। और आप जो भी हैं मेरी वजह से हैं। वो तुर्की व तुर्की बोला। मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए कोई और एजेंट ढूंढ लीजिए। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है एजेंट, और मेरे पास जहानत की कोई कमी नहीं। लोग बिक जाते हैं, जहानत नहीं बिकती। वो कहकर चला गया था, मगर सिराज सफदर की दुनिया तहओबाला हो चुकी थी। उससे अपने 2 अजीज तरीन लोगों में से किसी एक को चुनना था। वो खून चुने या खूबियाँ। वो लकड़ी की उस पुल को पार करते हुए ऐन उसके सामने आकर रुका। सुल्तान ने एक लम्हे के लिए भी उससे नसें नहीं हटाई थी। मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्रैक किया, मैंने बहुत कॉल्स की थी, मुझे अजीब जवाब मिलते रहे। मैं बहुत परेशान हो गया था सुल्तान। वो उससे ये नहीं बता सका कि एजेंट ने जब से उसे सुल्तान की जान खतरे में होने का बताया था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं ठीक हूँ। सुल्तान उससे ही नहीं कह सका कि उसका फ़ोन सावरगढ़ में नहीं है। उसका फ़ोन ना जाने किस वादी के चक्कर काट रहा है। वो किस तरह लोकेशन ट्रैक कर आया था। मैंने पुलिस से रब्ता किया, मैं सब कुछ ले आया हूँ यहाँ। तुम ठीक हो ना? वो उससे नहीं बता सका कि उसे खो देने के खौफ ने सिराज के दिल के साथ क्या किया था। घर चलते हैं। वो 3 लफ्ज़ कहकर आगे बढ़ा। अपने से जरा से फांसी पे खड़ी सुखरूख का हाथ पकड़ा। सिराज उसे देख कर रह गया। जहन में उमटती यादें गैर तरतीब थी। सुल्तान की वजह से परेशान होना छोड़ दे डैड। मुझे यकीन है सियासत के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। वो अपने मोबाइल पे बटन दबाते हुए बोला। नीम अंधेरे लाउंज में सर को हाथों में गिराए सफदर हुसैन को उनका बड़ा बेटा बेहद लापरवाही से कह रहा था। मैंने एक बेटा खो दिया है, मैं दूसरे को नहीं खोना चाहता। सियासत उसका असल है, वो इससे भाग नहीं सकता। वो वापस आ जाएगा यार, और अगर नहीं भी आया तो सियासत कोई आखिरी काम नहीं दुनिया का। फिर सुल्तान हमारे खानदान का आखिरी मर्द नहीं। अभी शादी कर लेता हूँ, 4 साल में 4 बेटे पैदा करके देता हूँ आपको, फिर तो कोई शिकायत नहीं होगी ना। वो हन्नूस बेफिक्र था। सफदर हुसैन ने सर को सोफे की पुर्ज से टिका दिया। उनकी आंखों में जलन बेतहाशा बढ़ गई थी। वो उम्र से काफ़ी ज़्यादा बूढ़े नजर आने लगे थे। समय को खो चुका हूं मैं। कैद से बाहर आकर और नॉर्मल नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैंने खत्म कर दी। सनान जाने कहाँ दरबदर हो रहा है। इस घर में अगर कोई नॉर्मल था तो वो सुल्तान था। वह दिक्कत बोल पा रहे थे। मुझे अब ये खौफ नहीं है कि वो सियासत में नहीं आएगा, ये डर है कि वो आ जाएगा और खुद को तबाह कर देगा।
वो झूठ की सियासत करता है, फ्रॉड उसका हिस्सा है, करप्शन जैसे उसका जुनून बन गई है, और इक़्तिदार उसके लिए इंतकाम का जरिया है। मैं उसे लीडर बनाना चाहता था, वो गाजिब बन गया है। सिराज की मोबाइल पे चलती उंगलियां साकित हुईं। उसने नजरें उठाकर अपने बाप को देखा। जवानी का वो रूप और तनतना झाग की तरह बैठ गया था। उनकी आखिरी औलाद ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी। वो जिस करोफर से अपनी बात की 3 औलादों के फैसले करते रहे थे, सुल्तान सफदर उसी करोफर के साथ उनके हुक्म रद्द करता था। उन्हें इस तरह देख सिराज अपनी जगह से उठा और घुटनों के बल उनके पैरों के पास आकर बैठा। आंखें मुतफक्किर थीं। आप क्या चाहते हैं डैड? ये सवाल उससे 22 साल की उम्र में पूछा था और सफदर ने उसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को कहा था। वो आज एक बार फिर उससे कुछ मांगते और सिराज उन्हें मना नहीं कर सकता था। मुझे मेरा बेटा लीडर बना कर दो। तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो उनका हाथ थाम गया था। बगैर कुछ कहे भी सफदर जानते थे अब सुल्तान के अंदर बहुत जल्द वो तब्दीली दिखेगी। खुद गर्जी थी तो वही सही, मगर अपनी बोझ इस औलाद पे डालकर उन्हें हमेशा हल्का ही महसूस हुआ था। लॉन्च के दरवाजे से बाहर जाते हुए सिराज सफदर एजेंट का नंबर मिला रहा था। उससे अपने भाई को भूख, कैद, मौत, नाइंसाफी दिखानी थी ताकि वो वापस आए तो लीडर बनकर आए। शायद वो वापस आते हुए उसका भाई बन कर ना आए। खैर है, अपनी मोहब्बतों पे दस्तबरदारियां देना उसे 22 साल की उम्र से आता था। पुलिस से चंद अफराद को कैद करना चाहा, मगर सुल्तान हाथ उठाकर सख्ती से मना कर चुका था। मैं और मेरे दोस्त पिकनिक मनाने आए थे। हमारा एक्सीडेंट हो गया और गांव वालों ने हमारी मदद की है। इनका कोई कसूर नहीं है, ये लोग मददगार थे। बाकी चारों का बयान भी कुछ मुख्तलिफ ना था। लकड़ी की उस पुल पे पहला कदम सिराज सफ्दर ने रखा था, दूसरा हसन सुल्तान ने। उसके पीछे सुल्तान और शादान थे, जिन्होंने सबरीज को सहारा दे रखा था। वो उनके कंधों पे हाथ रखे हुए कदम उठा रहा था। लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, चंद फखर से, चंद इत्मीनान से, चंद उम्मीद से और चंद धुल चुकी बदगुमानी से। वो असीर थे, मगर वापसी पे उन्हें अपना असीर किए जा रहे थे। वो सावरखड़ के असीर अपनी सज़ा काट चुके थे। वो अब आज़ाद थे, मगर कोई आवाज़ थी जो सावरखड़ की मुसाफात में गूंजी थी। वो पिस्तौल से निकलने वाले लोहे की आवाज़ थी। एक के बाद दीगरे 3 फायर हुए। सबरीज के जिस्म में झटका खाया। गोलियां उसके जिस्म को चीरते हुए निकली थीं। अपने दोस्तों के कंधों पे जमे उसके हाथ बेदम हुए। वो घुटनों के बल लकड़ी के उस पुल पे गिर पड़ा था। लम्हों का खेल था, लम्हों में ख़त्म हुआ। क्या, कब, कैसे, क्यों हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया था। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। पुलिस मजमे में उस शख्स को तलाश कर रही थी जिससे गोली चलाई थी। कोई था जो उन्हें माफ़ नहीं कर सका था। कोई था जिससे असीरों की आज़ादी में समझौता नहीं किया था। सबरीश ने अपने जिस्म में बेतहाशा जलन महसूस की, फिर दर्द और फिर बेतहाशा दर्द, यहाँ तक कि वो कराहने लगा। दर्द शिद्दत इख्तियार कर रहा था। सुल्तान उसके ऊपर झुका हुआ था, शादान चीख रहा था और हसन को बेख्तियार सहारा लेते हुए देखा। उसके जिस्म से वाफर मिकदार में कुछ खारिज हो रहा था। वो खून था, सुर्ख खून। उसे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था, सिर्फ दर्द। समातें अब सुन हो रही थीं। जबलहान उससे खाना चाहता था और पुलिस वाले उसे हटा रहे थे। जाने क्यों वो चीख रहा था, वो शायद रो भी रहा था। जाने क्यों पुलिस अफसर उसके सीने पे हाथ रखे उससे दूर कर रहा था, क्योंकि वो इस गांव का सरदार था, लेकिन वो दोस्त भी तो था। फिर उससे सुखरूख को अपने करीब बैठते देखा। उसकी आंखों से गिरते आंसू अपने हाथों पे महसूस कर सकता था। वो दर्द में मुस्कुरा देता था तो चारों भी मुस्कुराते थे। उन्हें रोते देख उससे मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ ये दुनिया का सबसे तकलीफदेह काम था। दर्द, उस दर्द ने उसकी आंखों के गोशे भिगो दिए। लोहे के वो सरे उसे एक जगह तुझ से महसूस हुए। उसकी आंखों के आगे मंजर धुंधले हुए। हालांकि वो उन चारों को मज़ीद देखना चाहता था। उसके हाथ मफलूज थे, हालांकि वो हाथ बढ़ाकर उनके आंसू पोंछ लेना चाहता था। उन धुंधले मनाजिर के पार उसे शिद्दत से एक चेहरे की कमी महसूस हुई। वो कमी दनीन जाफिर की थी। एक लम्स गैर मौजूद था, वो उसे महसूस करना चाहता था। वो उसकी बीवी का लम्स था, एक खुशबू जिससे आसपास कसावटें धुल जाती थीं। वो उसके बेटे की खुशबू थी। अंधेरे में जाते उसके जहन में एक एक करके यादें बनती गईं। जावरखड़ का बिछड़ा दोस्त, लंदन के साथी, सफ़ेद ट्यूलिप्स जैसी उसकी शफाफ मोहब्बत। सुन होती समातों में आखिरी आवाज़ उसके बेटे की थी।
अंधेरे में जाती आंखों ने तनीन जाफिर का चेहरा देखा, उसकी कमी को महसूस किया। उसे अगर जिंदगी मोहलत देती तो उसके लिए सफ़ेद ट्यूलिप्स ज़रूर ले जाता। रोती आंखें, चीखते चिल्लाते दोस्त, रूठी मोहब्बत और वजूद के खोए हुए हिस्से को इस जहां में छोड़कर उससे आंखें बंद कर ली। दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। वो अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। दर्द ख़त्म, महरूमियाँ गायब, आरज़ुएं खाक हुई, बाबे दहर किसी के लिए मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका था, हमेशा, हमेशा के लिए। खा